कानपुर से आने के तुरंत बाद ही पुलकित अमित और मयंक को ढूंढते हुए बाहर गार्डन में आ जाता है। पुलकित को देखकर मयंक कहता है, अरे पुलकित आइए ना आप, बैठिए, और उसकी तरफ एक खाली चेयर ऑफर करता है। तुम्हारी शादी है यार बाबा, और मैं नहीं चाहता कि तू अपने इतने हसीन और इतने खूबसूरत पलों को बस ऐसे ही जी ले, ऐसे ही कर ले। देखिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। अमित को एक सोल्यूशन देते हुए मयंक ने कहा। नहीं मयंक, आप कैसे, मतलब मैं आपको इतना रिस्की काम कैसे सौंप सकता हूँ? जब ये लोग मेरे पीछे लग सकते हैं तो वे लोग आपको भी हार्म कर सकते हैं मयंक। अमित का डर बेवजह नहीं था। हो सकता है कि यार यहाँ अभी दिल्ली में फिलहाल कोई नहीं हो, और ये जो नमूना था वो मेरा मेहमान है, और मथुरा की आप चिंता मत कीजिए, और वहाँ का इंतजाम मैंने किया हुआ है। अगर वहाँ एक पत्ता भी हिलेगा तो उसकी सरसराहट मुझे पता चल जाएगी। मयंक ने अमित को भरोसा दिलाते हुए कहा। वैसे मुझे एक आइडिया आया है, अगर आप दोनों चाहे तो मैं बता सकता हूँ। पुलकित इतनी देर से उन दोनों की बातें सुनकर कुछ सोच में डूबा हुआ था, और अब उसे बोलने का सही मौका मिल गया था। अरे तू इन सब में इन्वॉल्व मत हो बाबा, अमित ने फिर से अपनी नजरें घुमा ली थी। अरे डुगू यार, हल्दी मेरी कल है, तो आज तो बाहर जा ही सकता हूँ ना, पुलकित अमित के सामने गुस्से से घूरते हुए बोला। मतलब क्या है तेरा? अमित ने एक आंख ऊपर चढ़ाते हुए उसकी तरफ घूरा। मयंक, आप मुझे अपने गाजीपुर वाले ऑफिस के पास ले चलिए, वहाँ आपका नया ऑफिस बन रहा है ना, और मैं ये आइडिया वहीं रिवील करूँगा, और वो भी अपने स्टाइल में। पुलकित ने अमित की तरफ ना देखकर मयंक की तरफ देखते हुए रिक्वेस्ट किया। ठीक है, मयंक कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोला। अरे मयंक, आप पर ऐसे कैसे? अमित हैरान रह गया था। रिलैक्स अमित, हमें पुलकित के आइडिया को और खुद पुलकित को एक मौका तो देना ही चाहिए। क्या पता इनके आइडिया से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मयंक ने अमित को आराम से समझाते हुए कहा। भाई, आपको बुआ जी बुला रही हैं। सामने अमित के मामा जी की लड़की कोयल खेली थी और वो अचानक ही आ गई थी। अमित ने हैरानी से मयंक और पुलकित की तरफ देखा। अबे ऐसे क्या देख रहा है हम दोनों को? वो तुझे ही बुलाने आई है, क्योंकि मयंक और मैं तो फिलहाल जीजा जी की कैटेगरी में आते हैं, तो फिर बचा कौन? तू ना। पुलकित ने हंसते हुए कहा। पुलकित की बात सुनकर मयंक भी खुद की हंसी नहीं रोक पाया था। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी हो गया तेरा। अब मैं कुछ बोलूं? अमित ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं हैरान इसलिए हो गया था कि कोयल यहाँ अचानक आ गई थी और मुझे लगा कि उसने कुछ कहीं सुन न लिया हो। बाकी और मुझे भी पता है कि तू अब इम्पोर्टेंट लोगों की लिस्ट में शामिल हो रहा है, जीजा जी। मयंक और पुलकित अमित के इस चिड़चिड़े का फुल मजा ले रहे थे। वैसे अमित, अंदर जाकर देख ही लेते हैं कि माजरा क्या है, आखिर आपको अंदर किस लिए बुलाया गया है, मयंक ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। जी चलिए, अमित ने कहा। लिविंग हॉल में बैठे मेहमान अमित को कुछ ऐसा लुक दे रहे थे जैसे आसमान में जहां तहां छितरे हुए सितारे टिमटिमा रहे हों। सब अपने आप में मगन कुछ न कुछ बातें कर रहे थे, पर अमित के वहां आते ही सब शांत हो गए और उसे ही देखने लग गए थे जैसे कि अंतरिक्ष से कोई एलियन धरती पर आ गया था। उसने सरसरी निगाह पूरे लिविंग रूम में डाल दी थी, लेकिन सोनम उसे वहां दिखाई नहीं दी थी। कविता जी ने उसे अपने पास बुला लिया। पुरखित और मयंक भी वहीं खाली पड़े दीवान पर बैठ गए। जी माँ, बताइए, आपने बुलाया? अमित ने फोन पर आए नोटिफिकेशन को देखकर बोला। डुग्गू, वो मुझे दरअसल हमें, मतलब हम सबको तुझसे जरूरी बात करनी है। कविता जी थोड़ी घबराई हुई सी बोली। कहिए ना माँ। अमित तब भी फोन की स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। वो ना एक्चुअली, हाँ, हम लोग सोच रहे थे। कविता जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे की बात कैसे कहे डुगू से। माँ थी वो डेविल की, और डेविल कब किस बात पे भड़क जाए ये उनसे बेहतर और कौन जान सकता था। अरे ओफो माँ, कहिए ना जो कहना है आपको, मुझे भी अभी जरूरी काम से बाहर जाना है। अमित ने एक बार फिर से कविता जी को देखा और फिर से अपने फोन में लग गया। अरे बिंदड़ी, थारे बस को कुछ भी कोड़ई, अब मारे नु मैदान में उतरना पड़ोगा। दादी ने अपने मन में सोचा और फिर डुगू की तरफ देखकर बोली। जे छोरा, हम सब चाहे से कि प्रियुल के साथ साथ कल थारी और हमारी छोरी की भी वो शादी की रस्में शुरू हो जावे, जो थारी शादी के टाइम पे नहीं हो पाया था। अमित को तो पहले कुछ समझ ही नहीं आया कि ये दादी क्या कहे जा रही हैं। वो चुपचाप बैठा रहा, पर उसकी खामोशी को हाँ समझ के इस बार कविता जी ने हिम्मत करके बोला। हाँ डुगू, वो अब देखना, तू हमारा इकलौता बेटा है। तुम्हारी शादी जिस कंडीशन में हुई थी बेटा, उस समय ऐसा कुछ भी करना संभव नहीं था, और पर जब घर में दोबारा शादी हो रही है तो क्यों ना तुम दोनों भी शादी की सारी रस्में करो।
सभी रस्में पूरी तरह से कर लो, दोबारा शादी कर लो। बेटा, हमारे अरमान भी पूरे हो जाएंगे। तुझे दूल्हा बनते हुए देखने का, घोड़े चढ़ते हुए देखने का, और हाँ, तेरी शादी में डांस करने का। थोड़ा ही सही, लेकिन मेरा भी अरमान पूरा हो जाएगा। डुगू, हाँ कर देना यार। पुलकित मन ही मन सोचते हुए बोल रहा था। और मेरे बिट्टू को पूरे हक से मुझे अपने आंगन से विदा करने का दोबारा मौका मिलेगा। उसके विदाई के बिना मेरा आंगन कुंवारा पड़ा है। प्लीज अमित, हाँ कर दीजिए प्लीज। मयंक भी अपने मन ही मन सोच रहा था। वो सोनम के आंखों में भी हम सब ने हाँ ही देखी है शादी के लिए, कविता जी ने डरते डरते कहा। पूरी लिविंग हॉल में एक अलग तरह की शांति पसरी हुई थी। सबकी नजरें अमित पर टिकी हुई थी और सभी सांस रोककर उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। सोनम किचन में थी और कहने को तो वो पीहू और अवनी के साथ कल हल्दी में पहनने वाले कपड़े और गहनों पर चर्चा कर रही थी, पर वही जानती थी कि उसका दिल कितनी जोरों से धड़क रहा था। पर इस बार उसके दिल की धड़कनों का शताब्दी एक्सप्रेस बनने का रीजन अमित का प्यार नहीं था, बल्कि उसका स्वाभाविक गुस्सा था, जो अब किसी भी समय फट सकता था। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? जैसे कि अपेक्षित था, परिणाम बिल्कुल वैसा ही आया, बल्कि कुछ ज्यादा ही गुस्से वाला। क्या आप लोग दोबारा शादी की रट लगा रखी है? मैं कोई दोबारा शादीवादी करने नहीं जा रहा। आप सभी लोग बस प्रियुल की शादी और उसकी रस्मों को पूरा करने में अपना ध्यान लगाइए। अमित ने वहां एक साथ बैठी अपनी बुआ, दादी, मासी, नानी सबको निशाने पर लेते हुए कहा। अब छोरे, इसमें कौन सी बुराई है? आजकल तो 60-60 साल के पति पत्नी दोबारा शादी कर रहे से। थारी तो फिर भी अभी नई नई शादी हुई से, और फिर जो हालात में हुई से, तो फिर दोबारा शादी करने में कोई परेशानी कौन है? दादी ने अपनी आदत के उलट अमित को प्यार से समझाते हुए कहा। हाँ डुगू बेटा, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? अनुराधा मासी भी बोली। मयंक और पुलकित तो कुछ और सोचने की सोच भी नहीं रहे थे। वे दोनों ही अमित के गुस्से को बहुत ही अच्छे से जानते थे, इसलिए वे दोनों ही तटस्थ बैठे हुए थे। बेटा, अब सोनम के बारे में भी सोचो ना, उसे भी अच्छा लगेगा। आखिर दुनिया में कौन सी ऐसी लड़की होगी जो अपने शादी को लेकर उसके सपने नहीं बुनती होगी? बेटा, तेरी एक हाँ सोनम के सपनों को सच करने में मदद कर सकती है बेटा। कविता जी जितना हो सकता था उतनी पोलाइटली समझा रही थी अमित को। वो जानती थी कि गुस्से में कुछ भी कहने पर अमित और ज्यादा भड़क जाएगा। माँ, दादी, मासी जी, मैंने उस समय शादी की थी सोनम से, जब सभी लोगों ने गिरी हुई हरकतें की थी उनके साथ। मेरे लिए शादी का फैसला लेना आसान नहीं था उस समय, लेकिन फिर भी एक सेकंड के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने गलत फैसला ले लिया है। मेरे लिए वो शादी अपने आप में पूरी है, कोई अधूरापन नहीं है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे लिए इन सो कॉल्ड रस्मों का कोई मतलब नहीं है। शादी दिल से और विश्वास से निभाई जाती है, रस्मों रिवाज से नहीं। अमित की बात सुनकर मयंक मुस्कुरा उठा था। आपने ठीक कहा मयंक, शादी का रिश्ता दिल से होता है, न कि रस्मों और रिवाजों से। और आपके दिल में सोनम के लिए जो विश्वास और प्यार है, वो किसी रस्मों रिवाज का मोहताज नहीं है। लेकिन डुग्गू बेटा, कविता जी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था। माँ प्लीज, मुझे अब इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं करनी है। अमित अपनी जगह से उठा और चारों तरफ देखते हुए कविता जी से पूछने लगा, वेयर इज सोनम? सोनम के कानों में जैसे ही अमित की आवाज पड़ी, वो गुस्से से घबरा उठी। अमित बिना किसी जवाब के लिए वहां से अंदर चला आया। शायद वो इस वक्त जानता था कि सोनम कहाँ होगी। भाभी, आप हमें बचा लीजिए, सोनम अवनी के पीछे छिपते हुए बोली। अरे भाभी, आप परेशान मत होइए, भाई आपसे कुछ नहीं कहेंगे। पीहू सोनम की घबराहट देखकर उसे समझाने लगी थी। अब सोनम अवनी को या पीहू को कैसे बताती कि कल रात ही अमित ने उसे कितने प्यार से मना किया था, और आज ये दोबारा शादी का सियापा हो गया, और ऊपर से इसमें उसका नाम भी आ गया। अब अमित की नाराजगी और गुस्सा तो उसे ही झेलना पड़ेगा। बिट्टू, तू परेशान ना हो, मैं देखती हूँ ना, अवनी ने सोनम को समझाते हुए कहा। बाकी अमित के गुस्से को तो वो भी बखूबी जानती थी। अमित किचन में पहुंचकर पहले पीहू को गुस्से से देखता है और फिर वही नजरें अवनी पर भी डालता है। डुगू प्लीज, पहले तू पूरी बात तो सुन ले। अवनी ने सोनम के बचाव में कुछ कहने की कोशिश की थी। अवनी प्लीज, मैं अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूँ, तो तुम दोनों इसमें मत पड़ो। अमित की बात सुनकर अवनी समझ गई थी कि वो इस समय कितने खराब मूड में है, नहीं तो वो कभी भी अवनी को पूरे नाम से नहीं बुलाता था। लेकिन भाई, आप एक और बात तो सुन लेते भाभी की। पीहू ने भी बेकार सी कोशिश की थी। तुझे अलग से बताना पड़ेगा क्या? अमित ने पीहू को घूरा, और इससे पहले कि अमित सोनम से कुछ कह पाता, एकाएक उसका फोन बजने लगा।
और मयंक का नंबर देकर वो सोनम को गुस्से से घूरता हुआ वहां से बाहर चला आया। अमित के जाते ही तीनों ने चैन की सांस ली और वहीं किचन के प्लेटफॉर्म पर बैठ गई। अरे इसे क्या हो गया है आज? सिर्फ दोबारा शादी करने के नाम पर कोई इतना गुस्सा करता है क्या? अवनी को आज अमित का गुस्सा होने का रीजन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो तो उसने झट से मयंक के नंबर पर मैसेज कर दिया था कि फौरन डुग्गू को कॉल करके अपने पास बुलाओ, वरना आज तो अपने गुस्से से लाल हो रखी आंखों से सोनम को निगल ही जाता। लेकिन इन सब में जाने मन की क्या गलती थी जो भाई इन पर गुस्सा दिखाने के लिए यहाँ तक आ गए। वैसे तो किचन में आकर एक गिलास पानी भी नहीं लेंगे। पीहू को भी खराब लग रहा था। मैं तो बस यही चाहती थी कि इन दोनों ने अपने जल्दी जल्दी के शादी में जो भी रस्में और मजे मिस किए हैं वो इन दोनों को मिल जाए। इसीलिए कल रात जाने से पहले मैंने मासी जी को ये आइडिया दिया था। अवनी जाते जाते कविता जी के दिमाग में ये बात डालकर तो चली गई, लेकिन वही बात अगले दिन अमित के अंदर चल रहे साइलेंट किलर को भड़का दिया था। मयंक आपने फोन क्यों किया? मैं तो अंदर ही था ना। अमित कहते कहते रुक गया। मयंक अमित को स्पंजस की हालत में देख रहा था। ओ, तो आपको भी ये लगता है कि अभी अभी जो मैंने अंदर कहा वो गलत है? अमित को मयंक के खुद को इस तरह से देखने की कुछ कुछ वजह समझ में आ रही थी। नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं। इस समय आपके दिमाग में जो उधेड़ बुन चल रही है उसके अनुसार आपका ये फैसला बिल्कुल सही है अमित। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक बार इन सब मसलों से अलग हटकर अपने और सोनम के बारे में सोचकर देखिए, ठंडे दिमाग से। शायद आपको अपने फैसलों की बदलने की जरूरत महसूस हो। मयंक ने शौमिता से मुस्कुराते हुए कहा, यार डुगो, आई थिंक मयंक सही कह रहे हैं। तुझे इस बारे में गुस्से से नहीं बल्कि शांति से सोचना चाहिए। और हाँ, एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन सब में सोनम का कोई रोल नहीं है। तो तू उन्हें तो भूलकर भी अपने गुस्से का शिकार मत बनाना। ये गलत है यार। उन्हें तो शायद पता भी नहीं होगा कि घर के बड़ों के दिमाग में ये सब बातें चल रही हैं। और तू पहुंच गया अपने सड़ूपन और एरोगेंसी की दुकान लेकर उनके पास। पुलकित भी अमित को अपनी तरफ से समझाते हुए बोला। कहो तो कुछ नहीं ना। अमित ने देखा कि मयंक का ध्यान अभी अपने फोन में है, तो उसने पुलकित को घूरते हुए अपने दांत चबाकर बोला, सोचना भी मत। पुलकित उसकी तरफ उंगली करते हुए बोला। अमित पीछे की तरफ मुड़कर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। धर्मपत्नी जी, आपकी पैरवी करने के लिए पूरा घर मुस्तैद है। किचन में याहू और पीहू, यहाँ मयंक के साथ पुलकित भी। और फिर उसके दिमाग में आजकल के चल रहे टेंशन के बात याद आ गई और उसके चेहरे के भाव फिर से दोबारा सख्त हो गए। अमित, अर्जेंट बाउंसर का फोन आया था। तो फिर देर किस बात की है? चलिए आज किसी को हमेशा के लिए खत्म ही कर दिया जाए। अमित ने अपने शर्ट की बाजुओं को कोहनी तक फोल्ड करते हुए कहा। लेट्स गो। पुलकित ने गाड़ी की चाबी अपनी उंगलियों में लहराते हुए कहा। तीनों एक बार फिर से बिना किसी को बताए वहां से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ निकल गए, जहां इस समय ब्लैक इटियाज के ड्राइवर मयंक के कुछ खास आदमियों की निगरानी में नजरबंद था। हाँ, मयंक ने अवनी को जरूर एक मैसेज कर दिया था, डिनर टाइम तक आ जाएंगे, सब संभाल लेना, लव यू। मयंक का मैसेज पढ़कर तो अवनी के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कुराहट आ गई थी। और जैसे ही उसे समझ में आया कि ये तीनों फिर से एक बार घर से गायब है, वो भी बिना किसी को बताए, तो उसे टेंशन होने लगी थी। तीनों? इसका मतलब पुलकित भी इस बार साथ में गए हैं। कान्हा, इस बार आप मेरी मदद करेंगे ना? तीनों के रघुवंशी हाउस में न होने का सच तो डिनर टाइम तक छुपा कर रखना ही पड़ेगा। अवनी दोनों हाथों को जोड़े मन ही मन कान्हा को याद कर रही थी। मयंक ने ब्लैक फॉर्च्यूनर को अपने ऑफिस के सामने रोका और अमित पुलकित को अपने साथ लेकर 5वें माले पर रस्सियों से बंधे जकड़े पड़े उस आदमी के पास लेकर गया। अभी तक अमित ने भी उस आदमी को नहीं देखा था, इसलिए उसे भारी उत्सुकता थी ये जानने की, माखन के बाद आखिर कौन है जो उसकी जासूसी कर रहा था। रस्सी खोला इसके हाथ की और टेप हटाओ इसके मुंह से, मयंक ने अपने ही आदमी से कहा। जी सर, कहते हुए उस आदमी ने उस बंधे हुए आदमी को खोल दिया। कुर्सी पर बंधा हुआ आदमी अपनी आंखें मिचकाते हुए आसपास देखने की कोशिश करने लगा। कहीं देखा है आपने इस आदमी को? मयंक ने अमित को उस आदमी का चेहरा गौर से देखने के लिए कहकर पूछा। नहीं तो, मैंने इस आदमी को आज से पहले कभी भी और कहीं भी नहीं देखा है। अमित ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन इसकी याददाश्त में ऐसा कोई भी आदमी नहीं आ रहा था जो सामने पड़े कुर्सी पर बंधे आदमी के शक्ल से मैच कर रहा हो। सच सच बताओ, कौन हो तुम? और तुम 2 दिन से रघुवंशी हाउस के सामने क्या कर रहे थे? हाँ? मयंक अमित के सोच के विपरीत आज अपने उग्र रूप में दिख रहा था। मैं कुछ भी नहीं कर रहा था साहब, मुझे क्या पता कौन सी हाउस रघुवंशी का है, और वहाँ तो उस लाइन में कितने सारे घर हैं। वो आदमी, जैसा कि उम्मीद थी, अपने आप को बचाने के लिए साफ साफ झूठ बोल रहा था। सच बताएगा या फिर? मयंक ने हवा में अपना हाथ ऊपर उठाया। अमित और पुलकित ध्यान से उस आदमी के चेहरे के हाव भाव देख रहे थे। वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं मदद का इंतजार कर रहा था। उस आदमी ने एक बार फिर से मन गढ़ंत कहानी बता दी थी।
कहाँ से मंगवाए रहे थे दद्दा? हाँ, कोनो स्पेशल मैकेनिक बुलवाए रही का था तुमका? पुलकित ने मयंक को शांत करके पीछे खड़े होने का इशारा कर दिया। कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी चौंक गया। अपनी गांव देश की मिट्टी भाषा से एक अलग ही अनुराग होता है सबको, जैसे कि इस आदमी को था। नहीं भैया, हम सच कही थाई, हमरे का विश्वास करियो। वो आदमी बड़े ही अपनेपन से बोला, जैसे कि पुलकित अमित का नहीं उसका जीजा बनने वाला हो। ऐसा है गुरु कि ज्यादा बकैती ना करो, नहीं तो हियाँ बैठे ही बैठे पेल दिए जाओगे और कौनों को तोहार खुशबू तक ना ही सूंघे को मिली। का बूझी हैं? पुलकित ने उस आदमी के चोट लगे कंधे पर जोर से हाथ मारते हुए कहा। अरे भैया, हम सच कही रहत, जवन बात सच है हम उहे बताई रहत। कौन सा सच हम तोहार और तोहार भैया लोगन का बताई? वो आदमी अभी टस से मस नहीं हो रहा था और अमित का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने गुस्से में अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को भींचा और जैसे ही उस आदमी की तरफ बढ़ा, पुलकित ने उसे रोक लिया। अरे तनकी ठहरा हो, इतना गुस्सा ठीक ना ही है। पुलकित की बात सुनकर उस आदमी की जान में जान आ गई। बेचारा सुबह से जब से उसे गाड़ी सहित यहाँ पे उठा के लाया गया था, तब से कुटैया और सिर्फ कुटैया ही खा रहा था। जवन काम आराम से हो सकत हो, उको करने के लिए तुमको अपना हाथन को कसक देने का कोनो जरूरत ना ही हो। पुलकित ने एक मुस्कुराती हुई नजर अमित और मयंक पर डाली और उस आदमी के पीछे खड़े उस बॉडीगार्ड से कहा कि ओ भैया, इनको जरा खोल दो तनिक। अमित और मयंक हैरानी से पुलकित को देख रहे थे और सोच रहे थे कि अब क्या चल रहा है इस नौटंकी के दिमाग में। जब इके आका के कोनो चिंता ना ही, तो हम ससुर फिर काहे इकी चिंता में अपनी कड़िया को घूले? और जब ई कुछ जानत ही ना है, तब इको हिया बांधे रहीन कौन फायदा हो रहा? पुलकित ने वहीं खड़े दोनों बॉडीगार्डों को इशारा करते हुए कहा, एका जाए के चाहे तो इन ससुरे को जाए दियो। वो आदमी जो अब तक पिट पिट कर अधमरा हो गया था, वो आंखें भी नहीं खोल रहा था। ससुरा नौटंकी घिस रहा है। वो आदमी एकदम से चैतन्य हो गया, पर उसके चेहरे पर अभी भी शंका घिरी हुई थी। जाओ दत्ता, जब तुमका कुछ बताने का नहीं है तो तुम्हारा ये दुनिया छोड़कर जाना ही ठीक है। वो आदमी पुलकित की बात सुनकर कुछ रिएक्ट कर पाता, तभी उसे दोनों बॉडीगार्डों ने अपने एक ही हाथों में पकड़कर 5वें माले की बनी कच्ची पक्की रेलिंग के पास पहुंच गए, जो अभी ढंग से बनी हुई भी नहीं थी। उस आदमी को वहीं खिड़की से हवा में लटका दिया। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो हम तुम्हें जिंदा रहकर भी क्या करेंगे हैं? फेंक दो इसे यहाँ से। इसे नहीं, पर इसके आका को तो पता चल ही जाएगा। जो भी अमित रघुवंशी से टकराने की हिम्मत करेगा, अमित रघुवंशी उसके शरीर की एक हड्डी भी सलामत नहीं छोड़ेगा। अमित ये कहते हुए वहां से मुड़ गया और धीरे धीरे चलकर पीछे की तरफ आने लगा। बॉडीगार्ड ने जैसे ही उस आदमी पर से अपनी पकड़ ढीली की, वो आदमी चिल्लाते रोते हुए बोला, अरे दादा, हमका बचा लियो, हमका अभी मरे का नहीं। अरे हमका तो अभी बियाह हुआ है। अपन मेहरारू को अभी तो हम सही से देखबे नहीं करे। ससुरा 2 पैसा ज्यादा कमाए के चक्कर में ही गलत काम के लिए हाँ कर दई। बाकी हम कोनो गलत आदमी नहीं है, कोनो चोर चक्कर नहीं है, कोनो क्रिमिनल नहीं है भैया। वो आदमी हवा में लटके हुए जोर जोर से रो रहा था और चिल्ला रहा था। मयंक ने इशारा किया और दोनों बॉडीगार्डों ने उस आदमी को अंदर ले आया। उसे दोबारा से उसी कुर्सी पर बांध दिया। अब ससुर, तुम ठंडे दिमाग में सोचियो, तुमका अपने जान बचाए के खातिर सारा बात सच्चे सच्चे उगलो कि तुमका उनके लिए वफादारी निभावे खातिर जिन ससुर का तुमका कोनो चिंता ही नहीं है और तुमका हिया मरने खातिर छोड़े रहन। पुलकित एक बार फिर से उस आदमी का माइंड वॉश कर रहा था। अरे नहीं भाई, हम कोनो ससुर की वफादारी नहीं निभा रहे थे। वो तो हम यहाँ काम की तलाश में कानपुर देहात से दिल्ली आए रहे थे और हुआ हमको एक ठो बाबू साहब मिल गए और हमको काम दिलाए के कहीं से हमको अपन साथ ले गए। हमका बताइस रहीन कि हमको ये बाबूजी की, अमित की तरफ इशारा करते हुए कहा, निगरानी करे का है और ये कहाँ आवत हो कहाँ जावत हो सब फोन करके बताई का है। वो आदमी बेचारा अपनी टूटी फूटी हड्डियों को सहलाते हुए बोला, सॉरी गाइज, मुझे ये ब्रज भाषा और ये कानपुरिया भाषा दोनों ही नहीं आते, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना, बस मैं कोशिश कर सकती हूँ। कौन था वो आदमी? तुमने देखा था उसे? मतलब पहचान लोगे उसे? जब दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे उसे? मयंक ने अपने फ़ोन की गैलरी ओपन करते हुए कहा। अरे बहुते कायदे से पहचान लेंगे साहिब वो आदमी को। हमका नहीं पता था कि वो हमसे ये पाप करवावे खातिर 2 पैसा घीस रहा है। वो आदमी बेचारा अब सच में अपने किए पर दुखी लग रहा था। जरा देखो इनमें से कौन था वो जो तुम्हें अपने साथ लेकर गया था। मयंक ने फ़ोन को उसी आदमी की तरफ किया और फोटो का स्लाइड शो चला दिया।
कुछ फोटो निकलने के बाद एक फोटो को देखकर उस आदमी के माथे पर सल पड़ गए। हाँ 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 भाई, ये रहा वो आदमी जो हमका अपन साथ बहला फुसला के ले गवा रहा। वह उसे देखते ही पहचान चुका था और मयंक ने हैरान होकर जैसे ही फोन की स्क्रीन को अमित और पुलकित की तरफ किया, वे दोनों भी हैरान रह गए। अमित की तो गुस्से और नफरत से मुट्ठियां ही भीज गई थी। रिलैक्स डुग्गू, हमें पहले ही समझ जाने था कि ये काम अकेले एक दिमाग की उपज नहीं है। पुलकित ने अमित के कंधे पर हाथ रखकर उसे काम डाउन रहने के लिए कहा। हमें कैसे भी करके कुछ दिनों के लिए शांति चाहिए, जिससे कि प्रियुल की शादी सही तरीके से निपट जाए, और कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि वो यहाँ के लिए रिलैक्स होकर बैठ जाए। मयंक एक बार फिर से फोन की स्क्रीन को घूरने लगा था। पुलकित आगे आकर उस आदमी के पास बैठ गया और बहुत ही अपनेपन से बोला कि का हो भैया, इतने सारी बतिया हो गई और ससुर तोहर नामे अब तक जानबे ना किया। हमार नाम बिरजू आओ और हमार मेहरानू का नाम राधा आई। आदमी शर्माते हुए बोला, हैं ला हुई गवा बवाल। बिरजू महाराज, तोहरा नाम पूछे का था, तोहर मेहरारू का नहीं। पुलकित मन में मुंह बनाते हुए बोला और फिर सामने से बोला, बिरजू भैया अब यहाँ से कहाँ जाई हो? अब का बताई भैया, ये बड़ा बड़ा शहरन में तो लोग बहुत छोटे दिल का है। गरीब के मजबूरी का फायदा उठा के कुछ गलत काम करा लेते इससे तो अच्छा ससुर हमार देहात हो। जी तोड़ मेहनत करने के बाद कम से कम जब रूखी सूखी खाए को मिला थे खा ले होते। कम से कम आज की तरह मुँह छिपाए का तो नहीं बैठे के पड़त। अपन गाँव लौट जाओ हम, वहाँ कोनो हमका चोर उचक्का तो नहीं समझा था ना। बिरजू दुखी हो गया था। वैसे तुम चाहो तो कुछ दिन यहाँ रहकर और पैसे कमा सकते हो, और मेरा यकीन मानो इस बार तुम काम वही करोगे जो अभी तक कर रहे थे। पर उसकी इंटेंशन सही होगी। अमित ने बिरजू की दुखती रग पर हाथ रख दिया था।